हेलो एवरीवन, सभी छात्रों सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आज हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू अर्थात कूट वाले प्रश्न करने वाले हैं। जो कि वर्तमान एग्ज़ाम में यही ट्रेंड चल रहा है। आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम निकाल करके देख लीजिए, उसमें आपको वर्तमान में कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू या फिर कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी की श्रृंखला हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये छत्तीसगढ़ के बाकी टॉपिक्स और जीएस के बाकी सब्जेक्ट का भी जो है वो आपका श्रृंखला चलेगा। तो आज के इस क्लास का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से और हमारे एप्लीकेशन से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो इसके लिए हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो बिना देर किए मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज 1910 में अमरनाथ दत्त ने की थी। दूसरा, यहाँ के शैल चित्रों में कंगारू और जिराफ के चित्र प्रमुखता से मिले हैं। तीसरा, यहाँ के चित्र शैली की दृष्टि से पूर्वी स्पेन की गुफा के चित्रों से ये मेल खाते हैं। आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी है आपका 1 और 3, सी है आपका 2 और 3 और डी है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, तो कौन सा सही है आप थोड़ा सा सोचिए। इसमें से दूसरा तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं से भी कंगारू और जिराफ के चित्र तो नहीं मिल सकते, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसका सही आंसर देखें तो इसका राइट आंसर जाएगा बी 1 और 3। पहला सही है और इसमें आपका तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज 1910 में अमरनाथ दत्त ने की थी, ये बिल्कुल सही है। अमरनाथ दत्त रेलवे के एक इंजीनियर थे, जिन्होंने 1910 में आपका अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता एंडरसन के साथ इसकी खोज की थी। और यहाँ के शैल चित्रों में कंगारू और जिराफ के चित्र नहीं मिलते हैं। यहाँ के शैल चित्रों में अगर आप देखोगे तो शिकार करते हुए मनुष्य, घड़ियाल, छिपकली, सरीसृप आदि के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तीसरा है, यहाँ के चित्र शैली की दृष्टि से पूर्वी स्पेन की गुफा से ये मेल खाते हैं। बिल्कुल सही है कि यहाँ की जो चित्र शैली है ये पूर्वी स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की कुछ गुफाओं से मेल खाती है। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा और आपका तीसरा सही हो जाएगा। पहला कथन देखो सत्य है और तीसरा कथन जो है वो आपका सत्य है, दूसरा जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको पीडीएफ डाउनलोड करके और डिटेल से जो है पढ़िएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे प्रो टिप भी शामिल किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि सिंघनपुर जो कि रायगढ़ में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महापाषाण युगीन स्मारकों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला, दुर्ग जिले के धनोरा नामक स्थान से लगभग 500 महापाषाणीय स्मारक प्राप्त हुए हैं। दूसरा, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने सबसे पहले इन स्थानों का सर्वेक्षण किया था। तीसरा, अध्ययन की दृष्टि से इन स्मारकों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सही कूट का चयन करना है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देखो, अगर हम पहले कथन पर विचार करें, दुर्ग जिले के धनोरा नामक स्थान से लगभग 500 महापाषाणी स्मारक प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने सबसे पहले इन स्थानों का सर्वेक्षण किया, ये गलत है। देखो, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र शैलाश्रयों से संबंधित हैं, गुफाओं से संबंधित हैं। ठीक है, महापाषाणिक स्मारकों का जो सर्वेक्षण है वो एम जी दीक्षित ने किया था। मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित इनका पूरा नाम है, इन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था। और तीसरा है, अध्ययन की दृष्टि से इन स्मारकों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसीलिए आंसर जाएगा आपका बी। एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखिए। इसमें सबसे पहला कथन सत्य होगा कि दुर्ग के धनोरा नामक स्थान से जो है महापाषाण स्मारकों का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ से 500 स्मारक मिले हैं। ठीक है, हालांकि अब ये दुर्ग जिले में नहीं आता है। अब उसके बाद
दूसरा कथन असत्य होगा कि इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने नहीं किया है, बल्कि मैंने बोला क्या, M.G. दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने इसका सर्वेक्षण किया है। ठीक है। और तीसरा कथन सत्य है कि इनको बनावट के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में जो है वो आपका बांटा गया है। ठीक है। देखो, इसमें इतिहास से जो उत्खनन करता है या शोध करता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। पहला कथन है आपका, जोगीमारा गुफा में अशोक कालीन लिपि में सुतनुका देवदासी का उल्लेख मिलता है। दूसरा है, जांजगीर चांपा के ठठारी गांव से प्राप्त मुद्राओं पर मयूर का चिन्ह अंकित है। तीसरा है, वेन सांग की यात्रा वृत्तांत के अनुसार अशोक ने यहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है। पूछ रहा है, उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 2 और 3। ठीक है। आपको इनकरेक्ट कथन जो है वो आपका पहचानना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। जोगीमारा गुफा में अशोक कालीन लिपि में सुतनुका देवदासी का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, हम इसको मौर्य काल पढ़ने के दौरान छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की गुफाओं में, है ना, आपका देवदत्त और सुतनुका, इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है, जिनकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है। तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा, जांजगीर चांपा के ठठारी ग्राम से प्राप्त मुद्राओं पर मयूर का चिन्ह अंकित है। ठठारी से देखो क्या है, मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है। और इसमें अल्पकारी चिन्ह अंकित है। अल्पकारी चिन्ह मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं, खरगोश हैं, आपके बैल हैं, बहुत सारे जानवरों के चिन्ह जहाँ पे अंकित होते हैं वो अल्पकारी चिन्ह है। अब इसमें देखो मोर भी शामिल है ना, मोर भी या मयूर भी शामिल है। ठीक है। तो दूसरा कथन भी जो है वो आंशिक रूप से सत्य है। भले अल्पकारी चिन्ह नहीं लिखा है, लेकिन मोर लिखा है, तो वो अल्पकारी के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अभी हैश करके रखते हैं। तीसरा, वेन सांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार अशोक ने यहाँ पे बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। बिल्कुल, वेन सांग की जो यात्रा वृत्तांत है आपका सियूकी, जिसमें उसने छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा है, उसने बताया है कि सिरपुर में जो है आपका अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया है। तो तीसरा भी आपका सही है। ठीक है। तो इसमें एक ही गलत दिख रहा है, वो है आपका दूसरा, चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट की पहचान करने के लिए बोला है। ठीक है। तो अगर हम तीनों को करेक्ट कर देंगे तो फिर तो आपका आंसर निकल ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि आपके एग्जाम में भी इस प्रकार के विवादित क्वेश्चन रहते हैं, जिनको एट ए टाइम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे चूंकि इनकरेक्ट एक तो छाटना है, तो दूसरा जो है वो अंशतः सही है अंशतः गलत है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे हम उसको गलत आंसर ले लेते हैं और उत्तर जाएगा आपका केवल 2। क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पीडीएफ में जो है वो आपका पढ़िएगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो आपका पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है सातवाहन काल के संबंध में, कि सातवाहन काल के साक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, पूछा है। पहला, गुंजी शिलालेख कुमार वरदत्त का है। दूसरा, किरारी काष्ठ स्तंभ, यह एक आपका यज्ञ यूप है। तीसरा, बूढ़ी खार जो कि मल्हार के पास है, यहाँ पे प्रभावती एवं भारद्वाजी का लेख प्राप्त होता है, दोनों बहनें हैं। और तीसरा है बालपुर, रायगढ़ में नहीं आएगा, बालपुर फिलहाल जो है ये आपका शक्ति में है। यहाँ पे राजा अपिलक का अभिलेख जो है वो आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है। आप इसको जल्दीबाजी में इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे तो गलत ही होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन है ए केवल 1, बी 2 और 3, सी है केवल 4, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो गुंजी जो कि शक्ति जिले में पड़ता है, दमऊ दरहा कहते हैं, यहाँ से एक चट्टान लेख या गुंजी शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि सातवाहन कालीन शासक कुमार वरदत्त श्री का है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, किरारी में जो काष्ठ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है वो यज्ञ यूप है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सातवाहन
कालीन है, जिसमें जो है आपका 18 प्रकार के अधिकारियों की जानकारी मिलती है इस स्तंभ लेख से। उसके बाद है तीसरे नंबर का जो आपका सही जोड़ी है, बूढ़ी खार, जो कि मल्हार से प्राप्त हुआ है। वहाँ पे विष्णु मूर्ति का एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें दो बहनें प्रभावती और भारद्वाजी का लेख मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। चौथा है बालपुर, बालपुर से राजा अपिलक का शिलालेख प्राप्त। एक नज़र में पढ़ोगे तो ऐसा लगता है हाँ सही है, क्योंकि अपिलक जुड़ा हुआ है बालपुर से। बालपुर से अपिलक का साक्ष्य जरूर प्राप्त होता है बेटा, लेकिन वो अभिलेख नहीं है। बालपुर से राजा अपिलक का तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। राइट। कौन सिक्का प्राप्त हुआ है? तांबे का सिक्का। कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए जो चौथा हो जाएगा ना, यही आपका गलत सुमेलित होगा। आंसर आएगा सी, केवल 4। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपका इसका डिटेल व्याख्या डाला हुआ है कि जोड़ी 1 और 2 और 3 तीनों सुमेलित है, लेकिन चौथा असत्य है। क्यों? क्योंकि बालपुर से सातवाहन राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। सॉरी, मुद्रा प्राप्त हुई है तांबे का। ठीक है, कोई शिलालेख या अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान से संबंधित ये प्रश्न है। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान, जिसका वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, जिसको किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। ठीक है। इसके संदर्भ में विचार करें। पहला, उसने दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया। ठीक है। दूसरा, उसने महाकांतार बस्तर क्षेत्र के राजा व्याघ्रराज को हराया। तीसरा, उसने इन राजाओं का राज्य अपने साम्राज्य में पूरी तरीके से मिला लिया। सही कूट का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि हरिसेन कृत है, उसमें जो आपका समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जो है वो आपका वर्णन मिलता है। ठीक है। उस समय जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहते थे, बस्तर को महाकांतार कहते थे। दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन थे और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज थे, और समुद्रगुप्त ने इन दोनों को हराया था। इसकी जानकारी इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। मतलब आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है। लेकिन तीसरा जो बोल रहा है कि उसने इन राजाओं का राज्य अपने साम्राज्य में पूरी तरह मिला लिया, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए एक आपका दक्षिणापथ अभियान जो उसने चलाया था दक्षिण को जीतने का, ठीक है, उसमें एक वर्ड मिलता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब ये है कि ये नीति मतलब जीतना और फिर से मुक्त कर देना की नीति अपनाई थी उन्होंने। मतलब वो क्षेत्रों को जीतते थे और उनको फिर से मुक्त कर देते थे, वो केवल विजेता बनना चाहते थे। तभी तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। तो ये तीसरा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा क्योंकि उनकी नीति जीतने और फिर से मुक्त करने की थी। तो तीसरा असत्य हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। आंसर आएगा आपका ए। ठीक है। एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लीजिए कि पहला और दूसरा कथन सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार उसने कोसल के जो दक्षिण कोसल के शासक है महेंद्र सेन और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था। लेकिन तीसरा असत्य है क्योंकि उन्होंने दक्षिणापथ के लिए एक नीति अपनाई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह की, अर्थात जीतने और फिर से मुक्त कर देने की। वो किसी भी राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक नल संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला, नल राजा भवदत्त वर्मा द्वारा वाकाटक राजधानी नंदीवर्धन पर आक्रमण। दूसरा, वाकाटक राजा पृथ्वीसेन द्वितीय द्वारा नल राजा अर्थपति को हराना। तीसरा, वाकाटक राजा हरिसेन द्वारा दक्षिण कोसल पर पूर्ण अधिकार करना। ठीक है। यहाँ पे सही गलत नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब ये जो घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है, उसको जो है आपका व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई। ठीक। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए, आप छत्तीसगढ़ का जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं
तो वाकाटकों और जो आपका नलवंशी शासकों के बीच आपका एक युद्ध का वर्णन मिलता है, उसी से ये प्रश्न जो है वो आपका उठाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये लाना है कि आक्रमण पहले किसके द्वारा किया गया, वाकाटकों के द्वारा किया गया था या नल के द्वारा किया गया था। तो जब मैं पढ़ाता हूँ इसको थ्योरी वाली क्लास में, तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपका लॉजिक बताता हूँ कि पहले नल खुला, पहले क्या ओपन हुआ, आपका नल खुला, मतलब नलों ने पहले जो है वो आपका आक्रमण किया। तो नलवंशीय राजा भवदत्त वर्मा ही पहले आक्रमण करता है, और ये आक्रमण करता है किसके ऊपर, जो है आपका वाकाटकों के ऊपर, और नंदीवर्धन पर अपना अधिकार कर लेता है। ये जानकारी मिलती है रिद्धिपुर अभिलेख से। ठीक है, देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें और बताते हुए जा रहा हूँ, बहुत सारे फैक्ट बताते हुए जा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। ठीक है, भवदत्त वर्मा का एक आपका अभिलेख है जिसको कहा जाता है रिद्धिपुर अभिलेख, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसका बदला जो है वो आपका लेता है कौन, आपका पृथ्वीसेन वाकाटक राजा। ठीक है, पृथ्वीसेन आपका इसका रिवेंज लेता है, और वो नलवंशी शासक जो है अर्थपति के ऊपर आक्रमण करता है और उसको हरा देता है। ठीक है, ये जानकारी मिलती है केसरी बेड़ा अभिलेख से। ठीक है, अर्थपति का अभिलेख है केसरी बेड़ा अभिलेख। एक्चुअल में जो अर्थपति है ये भवदत्त वर्मा का क्या होता है, पुत्र होता है। ठीक है, अगली पीढ़ी में ये बदला लिया जाता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है आपका हरिसेन। ठीक है, हरिसेन वाकाटक का वत्सगुल्म शाखा का शासक रहता है, जिसके द्वारा अंतिम रूप से दक्षिण कोसल पर पूर्ण अधिकार कर लिया जाता है। तो ये तीसरा जो है वो स्टेप हो गया, मतलब ये कालक्रम के अनुसार ही जमा हुआ है। तो सही आंसर आएगा आपका ए 1 2 3। ठीक है, एक बार और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला चरण क्या होगा, पहला चरण जो है नलवंशीय शासक जो है भवदत्त वर्मा, ये आक्रमण करता है वाकाटकों के ऊपर और नंदीवर्धन पर कब्जा कर लेता है। किसके अनुसार, रिद्धिपुर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछा है ना, एक तरफ शासक दिया रहता है, एक तरफ अभिलेख दिया रहता है कि फलाना अभिलेख किस शासक का है। खास कर ये वाकाटक और नल वंश का अभिलेख तो सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसको हम भरिद्धि करके याद रखते हैं, भरिद्धि, भ से भवदत्त और रिद्धि से रिद्धिपुर अभिलेख। दूसरा चरण क्या होता है कि भवदत्त के पुत्र अर्थपति को हराता है कौन, पृथ्वीसेन द्वितीय। इसकी जानकारी मिलती है केसरी बेड़ा अभिलेख से। तो अर्थपति भट्टारक का कौन सा अभिलेख है, केसरी बेड़ा अभिलेख। और तीसरा चरण क्या होता है कि अंत में वत्सगुल्म शाखा के हरिसेन ने कोसल पर जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसमें एक अभिलेख के बारे में और भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है आपका पोड़ागढ़ शिलालेख, जो कि नलवंशीय राजा स्कंद वर्मा का है। इसको भी याद रखें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। ठीक है, पोड़ागढ़ शिलालेख किसका है, स्कंद वर्मा का, स्कंद पोड़ा करके याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजऋषि तुल्य वंश के आरंग ताम्रपत्र, जो कि इस राजऋषि तुल्य वंश के एक शासक भीमसेन द्वितीय का है, उसमें राजऋषि तुल्य वंश के राजाओं का वंशावली या क्रम जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अनुसार राजऋषि तुल्य वंश के राजाओं का सही क्रम क्या है, ए सूर विभीषण दयित भीमसेन, बी सूर दयित विभीषण भीमसेन दयित वर्मा भीमसेन द्वितीय, सी है सूर भीमसेन प्रथम दयित विभीषण, और डी है दयित सूर भीमसेन प्रथम भीमसेन द्वितीय। राजऋषि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख जाए। 3 ऑप्शन की शुरुआत सूर से हो रही है और एक ऑप्शन की शुरुआत दयित से हो रही है, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि डी तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 में जब आंसर शुरू हो रहा है सूर से, तो शुरुआत सूर से ही होगी। ठीक, अब जब हम राजऋषि तुल्य वंश का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि भाई इसमें 4 शासक नहीं है, 4 से अधिक शासक हुए हैं, 6 शासक हुए हैं। तो इस हिसाब से तीसरा भी गलत है, और मतलब सी भी गलत है और ए भी गलत है, तो आंसर आएगा आपका बी। ठीक है,
सबसे पहले आता है सूर या सूरा, उसके बाद आता है दैत, फिर आता है विभीषण, फिर आता है भीमसेन प्रथम, फिर दैत वर्मा द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक है, सही क्रम इसका जरूर याद रखिएगा। सूर, जिसको सूरा भी कहते हैं, इसको राजऋषि तुल्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका दैत प्रथम, फिर आता है आपका विभीषण, फिर आता है भीमसेन प्रथम, फिर आता है आपका दैत द्वितीय, फिर आता है आपका भीमसेन द्वितीय। ठीक है, राजऋषि तुल्य वंश के बारे में कुछ बातें जो है आप थोड़ा सा जान लो कि इनके जो 6 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है ना। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से यह जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, राजऋषि तुल्य वंश के बारे में और क्या याद रखोगे कि राजऋषि तुल्य वंश की तुलना गुप्तों के सामंतों के रूप में की जाती है। गुप्तों के सामंत, है ना, अरे भाई, किसी के सामंत होना मतलब उसके अधीन होना। साथ ही साथ ये गुप्त संवत का भी प्रयोग करते थे। अब मान लो गुप्त संवत का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे ये भी बात प्रमाणित हो जाती है कि ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे, है ना। एक तो ये गुप्तों के सामंत थे और ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। और कई स्त्रोतों में ये जो राजऋषि तुल्य वंश है, इनका राज चिन्ह सिंह बताया गया है, शेर बताया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरबपुरी वंश से। ये भी छत्तीसगढ़ का एक स्थानीय राजवंश है। सरबपुरी वंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस वंश का राज चिन्ह गरुड़ था। दूसरा, राजा प्रसन्न मात्र ने निडिला नदी के तट पर प्रसन्नपुर, जिसको वर्तमान मल्हार कहते हैं, वो नगर बसाया। तीसरा, राजा सुदेवराज ने अपनी राजधानी सरबपुर से सिरपुर स्थानांतरित की। प्रश्न बोल रहे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ट्रू है। ये भी थोड़ा विवादित क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में ही खुद से निर्णय लेकर के फिर आंसर लेना पड़ेगा। ठीक, बात करें एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन की। पहला, इस वंश का राज चिन्ह गरुड़ था। ठीक, ये तो बिल्कुल गलत है। सरबपुरी वंश हम पढ़ते हैं, सरबपुरी वंश में मैं स्पेशली कई बार इस चीज़ों को जो है बताया हूँ कि इनका राज चिन्ह गज लक्ष्मी था। इनके सिक्कों पर ये चिन्ह अंकित है। ये देखो सिक्का, ये सिक्का देख रहे हो, हाथी और लक्ष्मी का, गज लक्ष्मी। सरबपुरी वंश का जो राज चिन्ह क्या था, वो था आपका गज लक्ष्मी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो मतलब पहला जो आपका कूट है वो तो गलत है। दूसरा, राजा प्रसन्न मात्र ने निडिला नदी के तट पर प्रसन्नपुर मल्हार शहर बसाया, ये सही है। ठीक है, प्रसन्न मात्र ने निडिला, जिसको वर्तमान में हम लीलागर नदी के नाम से जानते हैं, इसके तट पे उन्होंने प्रसन्नपुर शहर बसाया था, जो वर्तमान में मल्हार कहलाता है, जो कि लीलागर नदी के तट पर है। तो दूसरा जो है वो आपका सही है, पहला जो है वो गलत हो गया। तीसरा, राजा सुदेवराज ने अपनी राजधानी सरबपुर से सिरपुर स्थानांतरित की। देखो, जब हम सरबपुरी वंश पढ़ते हैं तो सरबपुरी वंश में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरबपुरी वंश की जो राजधानी थी वो थी आपका सरबपुर, जिसको वर्तमान संबलपुर या सारंगढ़ से जोड़ के देखा जाता है। फिर इनकी उप राजधानी सिरपुर थी, मतलब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनकी जो राजधानी थी, उप राजधानी, वो थी सिरपुर। बाद में सिरपुर इनकी मेन राजधानी बना। पहले तो ये कहानी बिठा लो दिमाग में कि पहली इनकी रोज राजधानी थी वो सरबपुर थी, सरबराज इनके संस्थापक थे, इनकी उप राजधानी सिरपुर थी और सिरपुर बाद में राजधानी बना। तो ये प्रश्न बनता है कि सिरपुर किस शासक के काल में राजधानी बना था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो आपका सिरपुर है ना, इसको राजधानी बनाने का श्रेय जाता है प्रवर राज को, है ना। प्रवर राज ने सिरपुर को राजधानी बनाया था। क्लियर है? ठीक है, और प्रवर राज के बाद शासक आते हैं सुदेवराज। ठीक, तो सुदेवराज जो है वो सिरपुर से शासन करना जो है वो शुरू करता है। प्रवर राज सरबपुर में भी शासन करता है, सरबपुर से ये शिफ्ट करता है अपनी राजधानी कहाँ, सिरपुर,
फिर प्रवर राज के बाद जो सुदेव राज आता है वो सिरपुर को ही अपनी राजधानी के रूप में शासन करना जो है वो कंटिन्यू करता है। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सुदेव राज ने अपनी राजधानी सरबपुर से सिरपुर स्थानांतरित की, तो ये तो गलत होगा ना। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है वो प्रवर राज ने किया है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो केवल दो सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना। ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला तो गलत ही है, ये भी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के आधार पर हमको जो है दो को सही लेना है ना। एक तो गलत ही है और तीन में कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए आंसर कंक्लूजन के रूप में निकाल करके आप बी ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो कायदे से इसका उत्तर होना चाहिए केवल दो। ठीक है, लेकिन एक आंसर आपको लेना है तो फिर आप इस कंडीशन में ऐसा लोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडुवंश सिरपुर के शासकों के संदर्भ में विचार करें। पहला, तीवर देव सकल कोसलाधिपति की उपाधि जो है उसको प्राप्त थी। दूसरा, हर्षगुप्त की पत्नी रानी वासटा ने सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर बनवाया। तीसरा, महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव होते हुए भी बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। ठीक है, ये बात हो रही है पांडु वंश के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पांडु वंश को हम एक बोलना चाहिए कि सेकेंड लास्ट वंश के रूप में पढ़ते हैं। इसके बाद बाण वंश आता है, फिर उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाण वंश के ऊपर जो है वो कलचुरियों ने अपना अधिकार किया और कलचुरी जहाँ से आता है वहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहला है, तीवर देव को सकल कोसलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। बिल्कुल, तीवर देव ने जो है अपना साम्राज्य जो है वो पूरा उड़ीसा तक फैलाया था और इनको सकल कोसलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी, ये सही है। दूसरा, हर्षगुप्त की पत्नी रानी वासटा देवी, जो कि मगध नरेश सूर्य वर्मा की पुत्री थी, जिनका विवाह हर्षगुप्त के साथ हुआ था, उन्होंने जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो अपनी पति की याद में सिरपुर में उन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है वो आपका चालू करवाया। ठीक है, जो कि लाल ईंटों से निर्मित जो है वो आपका मंदिर है। लेकिन वो मंदिर पूर्ण होने से पहले ही वासटा देवी की मृत्यु हो जाती है। फिर वासटा देवी के पुत्र होते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि उस लक्ष्मण मंदिर का जो आपका निर्माण कार्य है उसको पूर्ण कराते हैं। तो शुरू किया था उनकी माता वासटा देवी ने और पूर्ण कराया उनके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। ठीक है, तो दूसरा जो आपका कथन है ये भी सही है, ठीक, कि शुरू तो करवाया था इन्होंने, और पहला कथन भी आपका सही है। तीसरा, महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव होते हुए भी बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, ये भी सही है। महाशिवगुप्त बालार्जुन खुद, उनकी जो उपाधि थी वो थी परम महेश्वर। महेश्वर वर्ड से ये समझ में आता है कि वो क्या थे, शैव थे। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बौद्ध धर्म को अच्छा खासा संरक्षण दिया था। उनके काल में सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध विहारों का जो है वो आपका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही है, आंसर आएगा आपका डी। क्लियर है? ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई फिर से एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज कर दे रहा हूँ कि पहला कथन सत्य है, तीवर देव ने उड़ीसा तक साम्राज्य विस्तार किया और सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। दूसरा कथन भी सत्य है कि रानी वासटा ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में ये मंदिर निर्माण कार्य चालू करवाया था। तीसरा जो है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि परम महेश्वर खुद को बोलता था, अर्थात शैव धर्म का अनुयायी था, उसके बावजूद उसके काल में सिरपुर में बौद्ध विहारों का जो है वो आपका निर्माण हुआ था। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो प्राचीन इतिहास का काल है उसमें इनको स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। दूसरा, ये भारत का एकमात्र ईंटों से निर्मित मंदिर है जिसकी बनाने की शुरुआत वासटा देवी ने की थी और पूरा उसको उनके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नल वंश और बस्तर के छिंदक नाग वंश, ठीक है। एक्चुअल में नल वंश भी बस्तर का ही है, फिर बाद में वहाँ पे छिंदक नागवंश जो है वो आपका आता है, वो भी बस्तर का है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नलवंशी राजा भीमसेन का राज्यवाल, राज्यवाल मतलब उनका शासनकाल, ठीक है, 900 से 925 ईस्वी तक माना जाता है और वे अपनी समृद्धि का श्रेय शिव को देते थे। दूसरा, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा नृपति भूषण का उल्लेख 1023 ईस्वी के एर्राकोट शिलालेख में मिलता है। तीसरा, धारावर्ष जगदेव भूषण के सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में एक शिव मंदिर और एक तालाब का निर्माण कार्य कराया था। ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3, सभी जो है वो आपके सही है, ठीक है। कथनों पर जो है विचार करते हैं। पहला, नलवंशी राजा भीमसेन का जो आपका शासन काल है वो 900 से 925 ईस्वी तक माना जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भीमसेन का जो आपका अभिलेख है वो 920 ईस्वी के आसपास का प्राप्त हुआ है, तो ये शासनकाल उनका सटीक है। और साथ ही साथ वे शिव के भक्त थे, तो ये भी जो है वो आपका सही है। दूसरा जो है नृपति भूषण है ना, जो छिंदक नागवंश के पहले राजा थे, उनकी जानकारी एर्राकोट अभिलेख में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। नृपति भूषण का एर्राकोट अभिलेख कई बार हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है धारावर्ष जगदेव भूषण का एक सामंत था चंद्रादित्य, जिसने बारसूर में बहुत सारे निर्माण कार्य कराए, जिसमें उन्होंने शिव मंदिर बनवाया। बारसूर का तालाब जो है इनके द्वारा, फेमस जो तालाब है मामा भाजा तालाब, वो इनके द्वारा जो है वो आपका बनवाया गया है। साथ ही साथ एक फेमस जो मंदिर है चंद्रदितेश्वर मंदिर, वो भी इनके सामंत चंद्रादित्य ने बनवाया है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। पहला कथन सत्य है, भीमसेन का अभिलेख 920 ईस्वी के आसपास का है और वो शिव भक्त थे, तो इससे पता चलता है कि उनका शासनकाल 900 से 925 ईस्वी के बीच था। दूसरा, नृपति भूषण का संबंध एर्राकोट अभिलेख से, ये भी सही है। तीसरा, चंद्रादित्य का उल्लेख जो है वो बारसूर अभिलेख में मिलता है, जो कि धारावर्ष का सामंत था, जिसने वहाँ पे शिव मंदिर, तालाब, चंद्रदितेश्वर मंदिर सब इसी ने जो है वो आपका बनवाया, ठीक है। अगला प्रश्न, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उसने दक्षिण कोसल में 6,96,000 ग्रामों पर आधिपत्य स्थापित किया। दूसरा, उसे कलचूरी राजा जाजलदेव प्रथम ने युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। तीसरा, उनकी माता का नाम गुंड महादेवी था। बताइए। देखो, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जब हम छिंदक नागवंश पढ़ते हैं तब भी मैं बताता हूँ, और जब मैं कलचूरी वंश में जाजलदेव प्रथम के बारे में पढ़ाता हूँ तब भी इसके बारे में बताता हूँ। इसमें पहला जो कथन लिखा हुआ है कि इसने 6,96,000 गांवों को जीता, रहने को ये अति संयुक्ति है, लेकिन ये आंकड़ा मिलता है, तो ये आपका सही है। दूसरा, जो ये कहा गया है कि जाजलदेव प्रथम ने इसको पराजित किया था, ये बिल्कुल सही है। नारायणपुर शिलालेख बोलो या नारायण पाल शिलालेख बोलो, इससे ये जानकारी मिलती है कि जो कलचूरी राजा था जाजलदेव प्रथम, उसने जो है छिंदक नागवंश के ऊपर आक्रमण किया, तहस नहस किया, और जो है आपका सोमेश्वर देव को उसके पूरे परिवार सहित बंदी बना लिया। बाद में सोमेश्वर देव की माता, जिनका नाम गुंड महादेवी था, इनके निवेदन पर आपका जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को रिहा किया। तो तीनों कथन जो है इसमें क्या होते हैं, आपके सत्य हो जाते हैं। आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि 6,96,000 वाला जो डेटा है वो सही है। स्रोतों में मिलता है कि उन्होंने वेंगी के साथ मिल करके दक्षिण कोसल के 6,96,000 गांव जीते थे।
दूसरा ये भी सही है कि जाजलदेव प्रथम ने उनको परिवार सहित बंदी बनाया था और उनकी माता का नाम क्या है आपका गुंड महादेवी। ये जानकारियां मिलती हैं नारायण पाल शिलालेख से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही जोड़ी सुमेलित करने वाला जो है वो आपका क्वेश्चन है। एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ अभिलेख है। इस प्रकार का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, ये पूछता है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र देव, इसका संबंध है टेमरा सती स्मारक लेख से। कन्हर देव का संबंध है राजपुर ताम्राभिलेख से। ठीक है, सोमेश्वर देव द्वितीय का संबंध है रानी गंग महादेवी का बारसूर लेख। ठीक है, और डी है जयसिंह देव का संबंध है आपका सुनार पाल शिलालेख से। ठीक, तो यदि आप देखोगे तो सभी जो आपके सही जोड़ी हैं वो सुमेलित हैं, सही भी सत्य हैं। हरिश्चंद्र देव का है टेमरा सती स्मारक लेख, कन्हर देव राजपुर ताम्राभिलेख है, सोमेश्वर देव गुंड महादेवी का बारसूर लेख, जयसिंह देव सुनार पाल शिलालेख। तो आंसर आएगा आपका ए, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा के फड़ी नाग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मड़वा महल अभिलेख जो कि 1349 ईस्वी का है, उसमें इस वंश के 24 राजाओं की वंशावली दी गई है। दूसरा, इस वंश की उत्पत्ति अहि अर्थात सर्प और ऋषि कन्या मिथिला से मानी गई है। और तीसरा है गोपाल देव इस वंश का छठा शासक था जिसके समय, क्वेश्चन छूट गया है, जिसके समय भोरम देव मंदिर की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मड़वा महल का जो अभिलेख है वो सबसे मेन अभिलेख है फड़ी नागवंशी शासकों के लिए, क्योंकि इसी मड़वा महल के अभिलेख में फड़ी नागवंश के 24 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अहि राज से लेकर के रामचंद्र देव तक के 24 शासकों के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, इस वंश की उत्पत्ति अहि सर्प और ऋषिकन्या मिथिला से मानी गई है, यही इनके आदि पुरुष या महिला माने जाते हैं, ये भी जो है वो आपका सही है। तीसरा, गोपाल देव इस वंश का छठवां शासक था जिसने कवर्धा के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया, ये भी सही है। तीनों सही आंसर जाएगा आपका डी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको और पढ़ सकते हैं डिटेल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर के सोमवंश के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करें। असत्य कथन चुनना है। ठीक है, पहला, भानुदेव का 1320 ईस्वी का शिलालेख मिला है, कांकेर के सोमवंशी शासक। दूसरा, कांकेर के सोमवंशी शासक पूर्णतः स्वतंत्र थे और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा, कर्णराज ने सिहावा, ठीक है, जो उस समय इसको देववृद्ध कहते थे, उसमें मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें भानुदेव का शिलालेख, ठीक है, तो भानुदेव का लेख 1320 ईस्वी में प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कांकेर के सोमवंशी शासक पूर्णतः स्वतंत्र थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कांकेर का सोमवंश था वो जो है ये कलचूरियों के सामंत कहलाते थे। किसी का सामंत कहलाना मतलब उसके अधीन कार्य करना। तो एक्चुअल में ये कांकेर के सोमवंशी शासक ये पूर्णतः स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये कलचूरियों की अधीनता स्वीकार करते थे और उसके सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो दूसरा जो है वो आपका गलत है। तीसरा, जो आपके सोमवंशी शासक कर्णराज हैं, उन्होंने आपका सिहावा, जिसको देववृद्ध कहा गया है, उसमें मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो सही नहीं चुनना है, अपने को असत्य चुनना है। तो केवल जो है दूसरा गलत है, आंसर आएगा बी, केवल दो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कलचूरियों के दक्षिण कोसल आगमन के संदर्भ में विचार करें। पहला, कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने
पाली प्रदेश को जीता था। दूसरा, उस समय पाली में बाणवंशीय राजा विक्रमादित्य प्रथम का शासन था। तीसरा, कलचुरियों ने विजय के तुरंत बाद अपनी राजधानी रतनपुर में स्थापित कर ली। इसमें से सही कथन का चयन करना है, बहुत इजी है ना, आप इसको तुरंत बना लोगे। देखिए, प्राचीन इतिहास का अंत माना जाता है बाण वंश को, और बाण वंश के बाद यहाँ पे कौन सा वंश आता है? कलचुरी वंश। और जब से कलचुरी वंश आता है यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री जो है हम पढ़ते हैं वहाँ से। तो बाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था विक्रमादित्य, और उसको त्रिपुरी के कलचुरी, है ना, त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने हराया। बाणवंशी शासकों की राजधानी थी पाली, पाली क्षेत्र में वो शासन करते थे। अंतिम राजा विक्रमादित्य थे, जिसको कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने जो है वो हराया था, और यहाँ पे बाण वंश को समाप्त किया, कलचुरी वंश की नींव डाली। क्लियर? तो पहला भी सही है, इसमें दूसरा भी सही है। अब तीसरा कथन ये कह रहा है कि कलचुरियों ने विजय के बाद अपनी राजधानी रतनपुर में तुरंत स्थापित कर ली, जो कि गलत है, क्योंकि कलचुरियों की जो प्रारंभिक राजधानी बनती है वो बनती है तुम्माड़। कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी क्या बनती है? तुम्माड़। बाद में इनकी राजधानी ये तुम्माड़ से कहाँ स्थानांतरित करते हैं? रतनपुर। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, तो आंसर आएगा केवल 1 और 2। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी शासक कमल राज के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? पहला, उसने त्रिपुरी के राजा गांगेय देव की उड़ीसा या उत्कल विजय में सहायता की थी। दूसरा, वह उत्कल से साहिल नामक वीर पुरुष या योद्धा को अपने साथ लाया था। तीसरा, उसने रतनपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, तो अगर हम बात करें कमल राज के संदर्भ में, तो कमल राज जो है उसने त्रिपुरी के राजा गंगदेव या गांगेय देव, जिसने उड़ीसा अभियान चलाया था, उसमें इन्होंने गंगदेव की सहायता की थी। ये बिल्कुल सही है। जब भी हम कमल राज पढ़ते हैं पहला पॉइंट हम यही पढ़ते हैं, ठीक है, कि गंगदेव के अभियान में उसने अपने सैनिकों को भेजा था, मतलब सैन्य सहायता प्रदान की थी कमल राज ने। ठीक है, और वह उत्कल से साहिल नामक योद्धा को अपने साथ लाया, ये भी बिल्कुल सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहिल नामक वीर पुरुष को वो उड़ीसा से यहाँ पे लाया। तीसरा, उसने रतनपुर नगर की स्थापना की, ये बिल्कुल गलत है। कमल राज ने रतनपुर शहर नहीं बसाया बेटा। कमल राज के पुत्र होते हैं रत्नदेव प्रथम, इन्होंने रतनपुर शहर बसाया और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। पहले इनकी राजधानी तुम्माड़ थी, तुम्माड़ से इन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाया। तो तीसरा जो है वो गलत है। आंसर जाएगा 1 और 2। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में समझा दे रहा हूँ। पहला कथन सत्य है, कमल राज ने त्रिपुरी नरेश गांगेय देव के अभियान में सैन्य सहायता प्रदान की। दूसरा भी सत्य है कि साहिल नामक एक महान योद्धा था जो कमल राज के साथ छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, तीसरा कथन जो है वो आपका असत्य है। रतनपुर नगर की स्थापना कमल राज के पुत्र रत्नदेव प्रथम ने की, न कि कमल राज ने की। ठीक है, क्लियर है? ठीक, कमल राज वो जो है वो उड़ीसा अभियान से जुड़ा हुआ है। उसका बेटा जो रत्नदेव प्रथम हुआ उसने रतनपुर शहर बनाया, रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और तुम्माड़ से अपनी राजधानी रतनपुर स्थानांतरित की थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाजलदेव प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने जाजलपुर वर्तमान जांजगीर नगर बसाया। उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और सोने व तांबे के सिक्के चलाए। उसने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर देव को परिवार सहित बंदी बनाया। तो इसमें जो तीसरा है वो तो बिल्कुल सही है बेटा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसका क्वेश्चन दिया था कि जो छिंदक नागवंशी आपका राजा था सोमेश्वर देव, वो पूरे परिवार से तो उसको बंदी बनाया था किसने? आपका जाजलदेव प्रथम ने। ठीक है,
और पहला कथन भी उसका सही है कि उसने जाजल्यपुर वर्तमान जांजगीर शहर बसाया, उन्हीं के नाम पर इसको जांजगीर कहा जाता है और जाजल्य देव महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है, तो पहला भी सही है। दूसरा, उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और सोने व तांबे के सिक्के चलाए, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो जाजल्य देव प्रथम जाने जाते हैं अपने विशेष प्रकार के सिक्के के लिए, जिसमें उन्होंने खुद को श्रीमद जाजल्यदेव अंकित करवाया, खुद को गज शार्दुल कहा अर्थात हाथियों का शिकारी कहा। ठीक है, इससे पहले क्या थे कि जितने भी आपके शासक थे, है ना, वो त्रिपुरी के कलचूरियों के अधीन शासन कर रहे थे और जाजल्यदेव प्रथम ने त्रिपुरी की अधीनता जो है वो आपका त्याग दी, खुद को स्वतंत्र घोषित किया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने सिक्के चलाए जिसमें श्रीमद जाजल्यदेव और गज शार्दुल खुद को अंकित कराया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रत्नदेव द्वितीय की विजयों के संदर्भ में सही युग्म पहुंचाने, याद रखिएगा द्वितीय के बारे में बोल रहा हूं। पहला, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण को युद्ध में हराया। ठीक। दूसरा, गंगवंशी राजा अनंत वर्मन चोडगंग को पराजित किया। तीसरा, भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण किया। सही कूट का चयन करना है, केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन आपका सभी। देखो कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम आए, रत्नदेव प्रथम के बाद जाजल्यदेव प्रथम आए, उसके बाद जब आपके रत्नदेव द्वितीय आते हैं। ठीक है, अब देखो त्रिपुरी कलचूरियों की जो आपकी अधीनता है वो तो शुरू से जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा त्याग दी गई है। इससे नाराज होकर के त्रिपुरी लोग जो है अब रतनपुर के कलचूरियों के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो आक्रमण किया जाता है रत्नदेव द्वितीय के ऊपर। किसका आक्रमण होता है? त्रिपुरी नरेश गया कर्ण का। ठीक है, और इस आक्रमण में गया कर्ण हार जाते हैं, मतलब रत्नदेव द्वितीय गया कर्ण को हरा देते हैं, उसके आक्रमण को विफल कर देते हैं। ठीक है, तो त्रिपुरी नरेश गया कर्ण को युद्ध में हराया, ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने जो है उड़ीसा के गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोडगंग को शिवरी नारायण के पास जो है युद्ध में हराया था। ये आपका कथन भी बिल्कुल सही है, इन दोनों को हराया था उन्होंने। ठीक है, और तीसरा कथन है खिज्जिंग पर आक्रमण। खिज्जिंग मतलब आपका जो मयूरभंज वाला क्षेत्र है ना उड़ीसा का, ठीक है, वो वाला स्थान मयूरभंज। ठीक है, तो भंज राजाओं की राजधानी मयूरभंज पर इन्होंने आक्रमण किया। ये कथन भी जो है वो आपका सत्य है, तो आंसर आ जाएगा डी, एक, दो और तीन, तीनों सही है। तो रत्नदेव द्वितीय के संदर्भ में याद रखेंगे कि त्रिपुरी कलचूरी शासक गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, सही है। शिवरी नारायण के पास उड़ीसा के शक्तिशाली राजा अनंत वर्मन चोडगंग को हराया, ये भी सही है, गंगवंशी राजा को हराया। और खिज्जिंग या मयूरभंज के शासक हरवोहू को भी पराजित किया था। ये जो आक्रमण किया था उसमें किसको पराजित किया था उन्होंने? हरवोहू नामक आपका भंज राजा को पराजित किया था। ठीक है, हो सकता है और डिटेल पूछ दे तो ये नाम याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रतनपुर शाखा के कलचूरियों में इनके सर्वाधिक 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूसरा, इन्होंने चांदी के छोटे सिक्कों का प्रचलन किया। तीसरा, इनके सामंत जगतपाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें तो रतनपुर शाखा जो कलचूरियों की थी उसमें सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। इनके 13 अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। दूसरा, ये मेनली तांबे के सिक्के चलाते थे, लेकिन तांबे के साथ साथ ये चांदी के छोटे सिक्कों का भी इन्होंने प्रचलन कराया था, इसीलिए दूसरा कथन भी जो है वो आपका सही है। तीसरा, इनके सामंत थे जगतपाल, इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ये बात भी सत्य है। देखो राजिम का राजीव लोचन मंदिर जो है वो नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा जो है वो आपका बनवाया गया है। बनवाया विलास तुंग ने है,
लेकिन जीर्णोद्धार कराया किसने? आपका जगतपाल ने। वो किसका सामंत था? आपका पृथ्वीदेव द्वितीय का। तो तीनों इसमें जो है वो आपका सही आंसर जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी या हैहय वंश, कलचुरी को ही जो है हैहय वंश कहा जाता है, इनके पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रतनपुर पर मराठा आक्रमण 1741-42 ईस्वी के समय हुआ था और उस समय वहां का शासक रघुनाथ सिंह था। दूसरा, रायपुर राज्य अंतर्गत अंतिम कलचुरी शासक अमर सिंह देव थे। तीसरा, है राज्य की सेना मतलब कलचुरी राज्य की सेना अत्यंत सुदृढ़ और संगठित थी, जिसने मराठाओं का कड़ा मुकाबला किया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है देखना है, केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो और तीन। देखिए, रतनपुर पर मराठा आक्रमण 1741-42 ईस्वी के आसपास जो है वो आपका हुआ था। ये भास्कर पंत का अभियान कहलाता है। भास्कर पंत जो है वो उड़ीसा अभियान में गए थे और लौटते हुए वे रतनपुर पर आक्रमण करते हैं 1741-42 ईस्वी के आसपास, और उस समय एक वृद्ध शासक वहाँ के राजा रहते हैं जिनका नाम था रघुनाथ सिंह। तो ये सही है। दूसरा, रायपुर राज्य अंतर्गत अंतिम कलचुरी शासक अमर सिंह देव थे। ठीक है, ये भी सही है। हम पढ़ते हैं कि कलचुरी के बाद जब छत्तीसगढ़ में मराठाओं का आगमन हुआ तो रतनपुर के अंतिम कलचुरी शासक पढ़ते हैं हम मोहन सिंह, और रायपुर के अंतिम कलचुरी शासक पढ़ते हैं अमर सिंह। तो ये दूसरा भी जो है वो आपका सही है। तीसरे के संदर्भ में क्या विचार है? तीसरा कथन गलत है जी। क्यों गलत है? बोल रहा है कि कलचुरियों की जो सेना है वो अत्यंत सुदृढ़ और संगठित थी, जिसने मराठाओं का कड़ा मुकाबला किया। ये बिल्कुल गलत है। रघुनाथ सिंह वयोवृद्ध शासक था। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में वो डूबा हुआ था। राजकीय कार्यों में उनकी रुचि थी नहीं, ऐसी सेना उनके पास थी नहीं। तो उन्होंने भास्कर पंथ का जब आक्रमण हुआ था 1741 के आसपास, तो उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, चुपचाप खुद को सरेंडर कर दिया था। आत्मसमर्पण जो है वो कर दिया गया था। इसीलिए तीसरा वर्ड जो है वो गलत है। केवल एक और दो जो है वो आपका सही होगा। क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित करना है क्या भास्कर पंत के अभियान और मराठा आक्रमण के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ घटनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उसका समय दिया हुआ है, इसको आपको मिलाना है। इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। पहला, भास्कर पंत का बंगाल अभियान 1741, रायपुर जागीर का अधिग्रहण 1750 ईस्वी के बाद, मोहन सिंह का शासन 1745 ईस्वी तक, और आपका बिंबाजी भोसले का शासन 1758 के आसपास हुआ। ठीक है, तो यदि आप देखोगे तो इसमें सारे जो आपके सही जोड़ी हैं वो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। आंसर जाएगा ए 1 2 3 4। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी पिछले स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि भास्कर पंत का मैं बंगाल उड़ीसा बोल दिया था, मेन बंगाल अभियान था। तो जो बंगाल अभियान हुआ था उससे लौटते हुए 1741 ईस्वी में उसने आपका रतनपुर पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। सही है वो। और रायपुर जागीर का अंतिम शासक मैंने क्या बताया? अमर सिंह। इससे सत्ता कब छीन लिया गया मराठों के द्वारा? 1750 में। ये भी जो है वो आपका सही है। मोहन सिंह जो कि रतनपुर शाखा का अंतिम शासक था। रतनपुर शाखा हाथ से चली गई थी 1741 में ही। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह के बाद जो है उसकी मृत्यु के बाद मोहन सिंह फिर से उसमें उत्तराधिकारी बने थे, जो मुश्किल से 4 साल और शासन करते हैं। कब तक? 1745 तक। ये भी सही है। और बिंबाजी भोसले यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो पहले मराठा शासक थे यहाँ पे शासन करने वाले, वो यहाँ पे शासन शुरू करते हैं 1758 में। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सभी जोड़ी जो है वो आपका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। उन्होंने रतनपुर में नियमित न्यायालय की जो है वो आपका स्थापना की। उन्होंने राम टेकरी पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया।
वह राज्य का संपूर्ण लगान नागपुर के राजा को भेजते थे। रायपुर के कलचूरी शासक अमर सिंह को हटाकर उन्होंने राजिम पाटन और रायपुर परगने जागीर में जो है वो दिए। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। 1 2 3 सही है, 1 2 और 4 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 2 और 4 सही है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो अगर हम बिम्बाजी भोसले के बारे में बात करें तो बिम्बाजी भोसले पूरे छत्तीसगढ़ के मराठा शासनकाल में सबसे लोकप्रिय शासक कहे जाते हैं, क्योंकि वो रतनपुर में जनता के बीच रह करके उन्होंने प्रत्यक्ष शासन जो है वो शुरू किया था। बिम्बाजी भोसले के बाद व्यंकोजी भोसले आते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते ही नहीं हैं। वे नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का शासन संभालते हैं और छत्तीसगढ़ का शासन करने के लिए वो सूबेदारों की नियुक्ति कर देते हैं, जिनका जो आपका काल है वो सूबा जो है वो आपका शासन काल कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ से तो फिर शोषण का काल चालू हो जाता है। तो सबसे लोकप्रिय शासक यही बिम्बाजी भोसले कहलाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। इन्होंने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्होंने राम टेकरी पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्य का संपूर्ण लगान नागपुर के राजा को भेजते थे, ये पूर्णतः जो है वो गलत है, क्योंकि बिम्बाजी भोसले ने स्वतंत्र नीति जो है वो अपनाई थी। वो खुद रह करके यहाँ पे शासन कर रहे थे और लगान का कोई भी भाग नागपुर वो नहीं भेजते थे। बाद में व्यंकोजी भोसले आए, सूबेदार आए, फिर तो वो नागपुर ही भेजते थे, लेकिन बिम्बाजी भोसले ऐसा कार्य नहीं करते थे। ठीक है, चौथा है रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को हटाकर उन्होंने राजिम पाटन रायपुर परगने जागीर में दिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है सही आंसर जाएगा आपका बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन अधिकारी और उनके कार्यों का सही मिलान करना है। ठीक है, कॉलम 1 में दिया हुआ है अधिकारी और कॉलम 2 में दिया हुआ है उनके कार्य। फड़नवीस, कमाविंसदार, बड़कर, घोटिया, परगना प्रमुख, आय व्यय का हिसाब, लगान वसूली, गांव प्रमुख, सूचना देना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर इसको हम मिलाएं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फड़नवीस कौन था? ठीक है, तो फड़नवीस का जो आपका मेन काम था वो आय व्यय का हिसाब रखना था, फाइनेंस का मेन अधिकारी होता था। तो पहला का जाएगा 2। कमाविंसदार कौन था? कमाविंसदार जो है वो परगने का मुखिया होता था। ठीक है, परगने का प्रमुख था। ठीक, परगने का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। बड़कर, बड़कर का मेन काम जो है वो आपका किसी भी परगने के सामान्य स्थिति के बारे में सूचना देना होता था, रिपोर्टिंग का मेन काम करता था। तो सी का हो जाएगा आपका 4। और गौटिया जो है ये गांव के प्रमुख होते थे और ग्राम स्तर पर लगान वसूली का जो दायित्व होता था वो गौटिया का जो है वो आपका होता था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 3। 2 1 4 3 आंसर आएगा आपका ए। क्लियर है? ठीक है, डिटेल यहाँ पे है, आप पढ़ लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन जो कि 1787 से 1818 तक चला के संदर्भ में निम्नलिखित सूबेदारों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विठ्ठलराव दिनकर, महिपतराव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। कालक्रम के अनुसार इनको जमाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। मैंने यहाँ पे 4 सूबेदारों को लिया है और बाकी के सूबेदार भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, देखो 1787 जब बिम्बाजी भोसले की जो है वो आपका मृत्यु हो जाती है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं व्यंकोजी भोसले, जो यहाँ पे खुद शासन नहीं करते हैं। वे नागपुर से शासन संचालन का जो है वो आपका निर्णय लेते हैं और यहाँ पे वे सूबेदारों की क्या कर देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, तो सूबेदार जो हैं कौन से क्रम में बने, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, वो एग्जाम में पूछता है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला सूबेदार बना था महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर के बाद आए थे विठ्ठल राव दिनकर, फिर उसके बाद आए थे केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। तीसरा चौथा क्रम सेम है, सही है,
बस पहले और दूसरे क्रम को बदलना है, तो हो जाएगा 2 1 3 4। आंसर जाएगा ये नहीं, 2 1 3 4 कहाँ, ये बी, बी आंसर जाएगा। ठीक है, कालक्रम के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिपत राव दिनकर, जिनका समय काल था 1787-1790, ये पहले सूबेदार थे। फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद, फिर भिकाजी गोपाल। ठीक है, इनके बारे में कुछ जानकारी भी है, आप पीडीएफ में पढ़िएगा। और केशव गोविंद सबसे खास है, केशव गोविंद सबसे खास इसलिए है क्योंकि इनका सबसे लंबा कार्यकाल कहलाता है, और सबसे ज़्यादा यूरोपीय यात्री भी केशव गोविंद के काल में आए थे। किसके काल में क्या घटनाएं हुई और किसके काल में कौन से यात्री आए थे, ये हमेशा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न उसी पे है, देख लीजिए। यूरोपीय यात्रियों और उनके आगमन के समय के शासक के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। ए, मिस्टर कोलब्रुक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद केशव गोविंद का समय में आए थे। बी, फॉरेस्टर महिपत राव दिनकर के समय में आए। सी, कैप्टन ब्लंट विट्ठल राव दिनकर के समय में आए। डी, मिस्टर इलियट बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में आए। ठीक है, तो इसमें से स्पष्ट रूप से गलत एक चीज़ दिख रहा है। ठीक है, जिन लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे उनको पता है कि मिस्टर इलियट कोई यात्री नहीं थे। ठीक है, मिस्टर चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर हैं भाई, जो कि बहुत बाद में आए थे भाई। वो डिप्टी कमिश्नर जो है ब्रिटिश नियंत्रण के बाद, मतलब 1854 डलहौजी के नियंत्रण के बाद जो है वो बन करके आए थे। जबकि ये जो पूरी घटनाएं चल रही हैं वो 1800 पहले की हैं, मतलब 1700 के बाद की घटनाएं हैं। ठीक है, तो कोलब्रुक, क से कोलब्रुक, क से केशव गोविंद करके हम याद रखते हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट आपके सूबेदार के समय में फर्स्ट से फॉरेस्टर आया था, ऐसा याद रखते हैं। तो फर्स्ट सूबेदार कौन है, महिपत राव दिनकर, फॉरेस्टर आया था, ये भी सही है। विट्ठल ब्लंट करके याद रखते हैं हम, विट्ठल ब्लंट मतलब विट्ठल राव दिनकर के समय कैप्टन ब्लंट आए थे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये चौथा जो है मतलब डी जो है वो आपका गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। ये कथन कारण वाला जो है वो आपका प्रश्न है। ठीक है, कथन है, व्यंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा का सूत्रपात किया। कारण है, व्यंकोजी नागपुर के राजकार्य में व्यस्त रहते थे और रतनपुर में रहकर प्रत्यक्ष शासन करने की बजाय नागपुर से शासन चलाना चाहते थे। ठीक है, अभी मैंने पहले भी ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि बिम्बाजी भोसले के बाद 1787 में जब उनकी मृत्यु होती है तो व्यंकोजी भोसले आते हैं और वो छत्तीसगढ़ में किस प्रथा की शुरुआत करते हैं, सूबेदारी प्रथा की शुरुआत करते हैं, जो कि 1787 से 1818 तक चलती है। ठीक है, तो कथन तो सही है। कारण क्या है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहना चाहते थे भाई, वे नागपुर में ही रहना चाहते थे, और नागपुर से ही वो इनडायरेक्टली छत्तीसगढ़ का शासन चलाना चाहते थे। मतलब आपका ए और आर कथन करण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आंसर है आपका ए। क्लियर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश नियंत्रण काल। ठीक है, देखो मराठा काल में क्या है, 1787 से 1818 तक ये सूबा शासन काल था। फिर 1818 से 1830 तक ब्रिटिश अधीन मराठा था, जिसको ब्रिटिश नियंत्रण काल कहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और वो जो ब्रिटिश अधीक्षक आए थे उन्होंने शासन में कुछ हेर फेर किया था। उसी के संबंध में क्या सत्य है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहला, राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की गई। दूसरा, 27 परगनों के स्थान पर 8 परगनों का आपका पुनर्गठन किया गया। तीसरा, पटेल का पद समाप्त कर दिया गया और अमीन नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो जब ब्रिटिश अधीन मराठा काल आता है, ब्रिटिश नियंत्रण काल आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने बताया, ये सभी परिवर्तन में आपका जो है वो आपका लाया गया। इसमें देखो 1818 में जो ब्रिटिश नियंत्रण का काल आया, तो ब्रिटिश नियंत्रण के काल में सबसे पहला जो ब्रिटिश अधीक्षक बनता है वो एडमंड बनता है, लेकिन एडमंड के द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया, मेन कार्य किया गया मिस्टर एगन्यू के द्वारा। एगन्यू ने राजधानी रतनपुर से
रायपुर जो है इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। किसने किया ये भी पूछता है ना, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक पूछेगा तो उत्तर आएगा बेटा एडमंड। लेकिन राजधानी रतनपुर से रायपुर किसने स्थानांतरित की, तो उत्तर आएगा आपका एगन्यू। ठीक है। उसके बाद 27 परगनों के स्थान पर 8 परगनों का जो है वो पुनर्गठन किया गया। वही प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए 27 से घटा करके 8 कर दिए गए। और पटेल के पद के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने अमीन नामक एक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति कर दी। मतलब तीनों सही, आंसर आएगा आपका डी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक है ना के काल में ये प्रमुख घटनाएं हुई। पहला, राजधानी का स्थायी परिवर्तन रतनपुर से रायपुर, अभी बता डाला मैं इसको। दूसरा, जमींदारों के साथ संबंधों का नियमितीकरण। वह ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एडमंड, मिस्टर एगन्यू, कैप्टन हंटर, मिस्टर सैंडिस। ठीक है। मैंने बताया था कि जो कैप्टन एडमंड हैं ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जरूर कहलाते हैं, लेकिन जो मेन काम है, अधिकांश काम है, वो एगन्यू के समय में किए गए हैं। चाहे वो रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण हो, चाहे जमींदारों के साथ जो है आपका एग्रीमेंट हो, तो आंसर आएगा बी, मिस्टर एगन्यू। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्पा साहब जो कि नागपुर के शासक थे के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला, परसों जी की हत्या। दूसरा, अंग्रेजों से गुप्त सहायक संधि। तीसरा, सीता बर्डी का युद्ध। तीसरा है लाटू, मराठी में लाटू मतलब आत्मसमर्पण। देखो, अप्पा साहब का ही मेन रोल है मराठों को डुबाने में। ठीक है। मराठे जो कि आपका अंग्रेजों के अधीन आ गए, चाहे नागपुर के मराठे हों, चाहे छत्तीसगढ़ के आपके मराठे हों, उसका पूरा का पूरा मतलब नैया डुबाने में श्रेय जाता है अप्पा साहब का। अप्पा साहब ने अपने स्वार्थ के लिए सबसे पहले क्या किया, इन्होंने आपका सबसे पहले तो अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली अप्रैल 1816 में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने परसों जी को मार डाला। खुद ये शासक बनना चाहते थे, तो इन्होंने इनकी हत्या की 1817 में। ठीक है, फरवरी 1817 में। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका इतने से बात नहीं बनी, तो वो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, जो कि कहलाता है सीताबर्डी का युद्ध। नागपुर के पास सीताबर्डी नामक स्थान में लड़ा गया था। ठीक है। ये भी होता है 1817 में, लेकिन ये नवंबर 1817 में होता है। परसों जी की हत्या करने के बाद होता है। इस युद्ध में वो अंग्रेजों से हार जाते हैं, और हार जाते हैं फिर उनको अंतिम में क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ठीक है। तो पहला आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 4, 2, 1, 3, 4, आंसर आएगा आपका ए। ठीक है। यहाँ मैंने डिटेल्स इसको समझा दिया है कि कौन कौन सी घटना जो है वो किस किस क्रम में जो है वो आपका हुई है। आप पीडीएफ में पढ़ना है इसको। ठीक है। तो आज का ये जो एमसीक्यू सेशन है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपको फीडबैक देना है कमेंट करके कि आपको ये आपका कूट वाले एमसीक्यू कैसे लग रहे हैं। उस हिसाब से हम छत्तीसगढ़ के बाकी टॉपिक के और बाकी सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट के इस प्रकार के कूट वाले एमसीक्यू जो है वो लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके लिए आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। आपके सामने व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपका दिया हुआ है। तो धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपको अगले सेशन में।